न्यू एनसीईआरटी में। अगर ओल्ड एनसीईआरटी की बुक किसी के पास होगी तो ये चैप्टर होता है जी 6। ठीक है जी, लाइफ प्रोसेस डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, जरा ध्यान सुनेंगे। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, वो सारी प्रोसेस जो कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने आप को अर्थ पे सरवाइव रखने के लिए। ठीक है, उन सभी प्रोसेसेस को हम एक साथ बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो चलिए सबसे पहले जो डेफिनेशन है हमारे पास वो यही है कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। ठीक है जी, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन की ही बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी हम। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस या ऑल द प्रोसेस which are performed by an organism to maintain their life on earth। ठीक है जी, वो सारी की सारी प्रोसेस जो कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है अपने आप को इस अर्थ पे सरवाइव रखने के लिए, वो सारी की सारी जो प्रोसेसेस होती हैं वो किसके अंदर आती है, लाइफ प्रोसेस के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे जी लाइफ प्रोसेस के अंदर एक्चुअल में टोटल कितनी प्रोसेस आती हैं, उनके एक बार नाम मेंशन कर लेते जी हम। चलिए, अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेस के बारे में तो इट कंसिस्ट ऑफ, या इट इंक्लूड आप कह सकते हो, इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ एक्सक्रीशन, फिफ्थ ग्रोथ, सिक्स रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड इसमें और भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जैसे मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो 10th क्लास में बेसिकली इन लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इनमें से भी जो मैंने आपके यहाँ पे टोटल कितनी है, 6 टोटल मैंने आपके सामने 6 लाइफ प्रोसेस लिखी है। इन 6 में से भी अगर हम बात करें इन 2 प्रोसेस के बारे में, अगर हम डिस्कस करें ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, कहते हैं ये 2 ऐसी प्रोसेस है जो जरूरी नहीं कि हर एक ऑर्गेनिज्म करेगा तो वो सरवाइव रहेगा। ठीक है जी, चलिए जैसे अगर हम बात करें ग्रोथ की, ठीक है जी, कहता है हमने बात की कि टोटल यहाँ पे 6 प्रोसेस है जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन इन 6 प्रोसेस में से ये जो 2 प्रोसेस आपको दिख रही है, ये दोनों प्रोसेस जरूरी नहीं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस ग्रोथ की, कहता है ग्रोथ एक ऐसी प्रोसेस है जो नॉन लिविंग भी करते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, ग्रोथ एक ऐसी प्रोसेस है जो नॉन लिविंग भी करते हैं। नहीं, बाल तो लिविंग में आ जाएगा बच्चे। ठीक है जी, ग्रोथ। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, आपने पढ़ा होगा जी माउंट एवरेस्ट, सुना है? माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी थी और अब कितनी है? 8,848 किलोमीटर, है ना, इतना ही कुछ था। और अब वो बढ़ के 8,850 हो गया है। तो यानी वहां भी हाइट बढ़ गई, ग्रोथ तो हुई है। ठीक है, तो इसीलिए हम ग्रोथ को लिविंग पैरामीटर के अंदर कंसीडर नहीं करते। यानी जो टोटल 6 प्रोसेस है, इन 6 प्रोसेस में से ग्रोथ जो है वो जरूरी नहीं है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करे, नॉन लिविंग भी करते हैं। इसलिए हम ग्रोथ को एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब आते हैं जी 6 पॉइंट के बाद रिप्रोडक्शन। अब आपने देखा हो जी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग तो होते हैं बट रिप्रोडक्शन नहीं करते। चलिए मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, आपने सुना होगा म्यूल्स, खच्चर सुने? म्यूल्स सुने आपने? बच्चे अपना माइक म्यूट कर दो बच्चे। ठीक है जी, ये माइक जो अपना सभी म्यूट कर ले। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान सुनेंगे। हम जो डिस्कस करें, मैंने बताया जो रिप्रोडक्शन है, कहते हैं रिप्रोडक्शन को भी हम जो है इसेंशियल पैरामीटर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जी हमारे पास
कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते बट दे आर लिविंग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया म्यूल्स का, खच्चर का एग्जांपल दिया है, जो घोड़े और गधे को मिला के बनाया जाता है। अब वो जो म्यूल्स बना है, खच्चर जो है, जो सामान ढोने के लिए हम यूज करते हैं, है तो वो लिविंग, बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो क्या लिविंग नहीं है? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों पैरामीटर है, ये जो दोनों पैरामीटर है, ये दोनों ही पैरामीटर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी नहीं है। ठीक है जी। लेकिन इसके अलावा जो बाकी जो मैंने आपके सामने 4 पैरामीटर लिखे हैं, ये चारों ही पैरामीटर मेनली कौन कौन परफॉर्म करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये टोटल 4 पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर है जो इसेंशियल है, और इस चैप्टर में हम इन चारों ही पैरामीटर को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? न्यूट्रिशन, फिर डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, और फाइनली क्या डिस्कस करेंगे? एक्सक्रीशन। ठीक है जी। टोटल ये 4 जो पैरामीटर है ये इंपॉर्टेंट है, ये नेसेसरी है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जी। चलिए अब जरा ध्यान सुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहानी को किसके साथ जी? न्यूट्रिशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जी ये न्यूट्रिशन क्या होता है? ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है। तो जी न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है। ठीक है। और उसके उसे क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या बात डिस्कस करते हैं? जो न्यूट्रिशन है, इट इन्वॉल्व इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स डाइजेशन। तो फूड का इंटेक करना और फूड को डाइजेस्ट करना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए इसकी डेफिनेशन मेंशन कर लेते हैं जी। डेफिनेशन क्या है हमारे पास? तो बहुत खूबसूरत लाइन है, लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या है जी? जो न्यूट्रिशन है, इट इज द प्रोसेस अरे एक अब्बू की जो भी थी बच्चे, माइक म्यूट कर लो और यहाँ देख लो। ठीक है जी। माइक बच्चे माइक म्यूट कर ले। ठीक है, या क्लास चली हो जाए थोड़ी देर बाद में आइएगा। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म, या ये नहीं इस पूरा ही हो गया वो तो। which involve intake of food and its digestion। ठीक है जी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है जी कि हमारे पास तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन का तरीका अलग अलग होगा। तो इसी बेसिस पे हम न्यूट्रिशन को जो है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। न्यूट्रिशन को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में, तो न्यूट्रिशन के 2 टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं जी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक को हम कहते हैं जी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के न्यूट्रिशन है, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है जी। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है? हाँ जी बच्चे, जो ऑनलाइन है बच्चे, ऑनलाइन स्टूडेंट, सभी को इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इस ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए तो ऑटोट्रॉफिक को डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? चलिए ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं। या जी ऑटोट्रॉफिक और न्यूट्रिशन की बात करें
तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? तो जी ये न्यूट्रिशन का एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, ठीक है जी, बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है जी। तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हो क्या? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism synthesize their own food, their own food, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है हमारे पास प्लांट्स। इसके अलावा और कोई ऑर्गेनिज्म बताइए? एक तो हो गया जी प्लांट्स, और कोई ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है? एल्गी, ठीक है जी, एल्गी, जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है BGA, ठीक है। तो ये है जी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास प्लांट्स और साथ ही साथ ब्लू ग्रीन एल्गी। दो एग्जाम्पल जी हमारे पास, एक ब्लू ग्रीन एल्गी और एक क्या है? प्लांट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ये था जी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, अब जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते होंगे उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? चलिए ये तो आपने बताया कि ये प्रोसेस है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है, ये तो होगी जी प्रोसेस। अब जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, यानी जो अपना फूड खुद बना रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? बताइए जरा। हाँ जी, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। हाँ जी, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं जी? तो आप ये कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म विच शो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं जी? उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। यहां तक किसी को डाउट बच्चे? ऑनलाइन क्लास, हाँ जी, किसी को कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था जी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसी का जो सेकंड टाइप है जी हमारे पास, जिसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए तो अब हम बातचीत को लेके चलते हैं आगे जी, किसके साथ? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के साथ। अब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। हाँ जी, कोई बता सकता है क्या इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है? चलिए, इस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है जी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तो वही बात आ जाती है जी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफिटिक जिसे आप कह सकते हैं। तीसरा है जी हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये उसके 3 टाइप है। एक है हमारे पास पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एक है सेप्रोफाइटिक और एक है जी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है जी। तो ये बेसिकली किसके टाइप है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप है। हाँ जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप लोगों का स्कूल में ये हो चुका है? ये नहीं हुआ अभी तक चैप्टर? हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, हो गया तो मतलब आप सभी लोग इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, है ना? तो अब ये मान के चलते हैं कि आप सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पकड़ के खींच रहे हैं। चलिए, हाँ जी, ये जो अब लगा रहा है फोकस कर लेते हैं। हाँ जी, अरे यहाँ देखिए, यहाँ
यहाँ देख लीजिए, ठीक है जी। चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे जी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या पैरासाइटिक। चलिए पैरासाइटिक डिस्कस कर लेते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, अगर हम बात करें जिस पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में, तो कहता है जी ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अरे ये कहाँ से आ गया, ये वापस हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, ये क्या दिक्कत है इसको हमसे। चलिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। कहते हैं जी ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेता है विदाउट किलिंग, बिना उसे मारे। जैसे आपने देखा हो कुछ लोगों के जुए हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, जोक लीच, तो ऐसे लीच होते हैं। एक लाइस, LIC होता है ना, जो बाल में जो व्हाइट कलर के जो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन ही है, जो क्या करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं विदाउट किलिंग और विदाउट हार्मिंग, ठीक है जी। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं जी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो आप ये कह सकते हैं कि जी इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, इन विच, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ बिल्कुल, वो आप वो जो आप बता रहे बच्चे बिल्कुल सही है। वो पैरासाइट्स के टाइप हो गए, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट, ठीक है जी। जो बॉडी के बाहर रहते हैं वो एक्टो, जो अंदर रहते हैं वो एंडो पैरासाइट, बिल्कुल सही है। चलिए तो कहता बात करें जी, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द सरफेस। अरे क्या हो गया, कुछ खजाना मिल गया। अभी कर लेंगे भाई। फ्रॉम द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और अब कंडीशन ये है कि ये बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, बॉडी की सरफेस पे भी रह सकते हैं, ठीक है जी। तो इनके दो टाइप होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में आई थिंक मेंशन नहीं है, 10th के बेसिस पे तो नहीं है, ठीक है जी। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखा इन्होंने कि एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट का लॉजिक है इंग्लिश वैसे। तो ये हो गया जी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अच्छा अब अगर हम बात करें ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाँ जी बताइए, इस रो से कोई बताना चाहेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, हाँ जी क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है जी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं जी, बहुत अच्छा है, ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हैं जी पैरासाइट्स क्या होते हैं, तो आप सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि जी पैरासाइट्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स which show parasitic nutrition, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है जी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ जी इसके एग्जाम्पल बताइए जरा, चलिए कुछ एग्जाम्पल बताइए जरा। मशरूम इसमें कैसे आ जाएगा, अमीबा कैसे आ जाएगा, लीच, ठीक है जी, और लाइस, और किसी ने बोला था कुछ फंगी, बच्चे पैरासाइट्स पे तो नहीं आएगा। बहुत बड़े बच्चे, कैस्कोटा जिसे हम कहते हैं अमरबेल, जिसका जनरल नेम है जी अमरबेल, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हो गए हैं, ठीक है जी। चलिए अब जरा ध्यान सुनेंगे, ये हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेप्रोफिटिक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है जी। हाँ जी कर लिया नोट डाउन, हाँ कर लीजिए बच्चे कर लीजिए, टाइम है आपके पास। हाँ जी बच्चे ऑनलाइन क्लास सभी को समझ में आ रहा है,
डन, और बहुत बढ़िया। कौन सा स्कूल है आप लोगों का इधर? कोई नहीं, सरकारी बोल दो, क्या दिक्कत है। आपका भी सरकारी स्कूल है, वाह बहुत बढ़िया। आपका बच्चे? अरे हाँ, अरे बहुत सारे सरकारी, सारे अच्छे लगे मेरे को लगता है। ये भी, ये सारे सरकारी बालक ये हमारे दोस्त क्यों लग रहे हैं मुझको। एक ही नहीं, कोई नहीं, दोस्त तो है ना आपका। शाबाश। चलिए जी, यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई। हाँ जी, चलिए अब बात को आगे लेके चलते हैं जी नेक्स्ट लेवल पे। चलिए, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पैरासिटिक हो गया है। अब हम बात करेंगे जी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए, ओहो, एक, हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। हाँ जी, बताइए जरा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जो यहाँ बैठे वही बताइए, चलिए इस रो में से बताइए कोई। जो खुद पे डिपेंड करता है तो वो फिर ऑटोट्रॉफिक हो गया है। पड़ोसी पे डिपेंड करवा दें। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किससे लेते हैं, डेड एंड डिके मैटर से, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। ठीक है जी, सॉरी, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आप ये कहते हैं क्या, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism obtain its food from dead and decay matter। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं फिर, सेप्रोटॉप्स। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जी सेप्रोफाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जी सेप्रोफाइट्स। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स which show saprophytic nutrition are called saprophytes। अच्छा, जो इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं जी, फंगी और बस। फंगी के ही टाइप्स होते हैं जी। टाइप क्या होते हैं, ब्रेड मोल्ड, देखा आपने, जो ब्रेड पे जो फफूंद लग जाती है, ठीक है, राइजोपस, ठीक है, और बहुत सही, शाबाश, मशरूम, वो सारे इसी के टाइप है जी। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास सेप, ये दूसरा लिख ले यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट ऑनलाइन को, ठीक, ये सो तो नहीं गए बच्चे हमारे, कनेक्ट होते सो गए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, मतलब हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं और बहुत ज्यादा जो है ध्यान दे रहे हैं इस बात पे। चलिए ठीक है जी, अब जरा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ तक कि बातचीत में हमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। तो अब जो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक लास्ट टाइप डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, जिसे हम कहते हैं जी होलोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा, जरा ध्यान सुनेंगे जी, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है जी, जो बेसिकली आप कहते हो जी बोर्ड के पेपर में एज इट इज पूछ लिया जाता है एमसीक्यू की फॉर्म में जी, प्यारा सा क्वेश्चन, क्या, जरा ध्यान सुनेंगे। बोल रहे हैं जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो मैं बच्चे देखते रहते हैं, बच्चे स्कूल में बहुत बच्चे देखता हूँ मैं ऐसे ही, कोई नहीं, आ जाइए जी। हाँ जी, तो यहाँ देख लेते हैं जी कहानी को क्या डिस्कस करना है जी। इस जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इसकी बहुत प्यारी सी बात, क्या, जरा ध्यान सुनेंगे। कहता है इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इनकी खास बात क्या है कि जब ये डेड एंड डिके मैटर से अपना फूड लेते हैं, तो सबसे पहले करते क्या है, उस डेड एंड डिके मैटर को
बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जी? क्वेश्चन ये पूछा जाता है जी, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द डेड एंड डिके मैटर आउटसाइड द बॉडी, या विच ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब। क्वेश्चन ये आता है एमसीक्यू की फॉर्म में, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन चारों में से कोई एक ऑप्शन क्या होगा? आइदर ब्रेड मोल्ड होगा, राइजोपस होगा, या मशरूम होगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके पास 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से आपको ऐसा ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करना है जो बेसिकली फूड को बॉडी के बाहर ब्रेक करता है, उसके बाद उसे एब्जॉर्ब करता है। तो जितने भी सेप्रोफाइट्स होते हैं, इनकी खास बात क्या है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर पहले फूड को स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है जी, तो ये बात याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल में एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा, बोर्ड में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्वेश्चन के बारे में मैंने नोट डाल के पॉइंट लिखवाया, तो मैं आपको क्या कि जितने भी सेप्रोफाइट्स होते हैं इनकी खास बात है, याद रखेंगे, सेप्रोफाइट्स कन्वर्ट food into simpler form outside their body and then absorb। ठीक है जी, ये इनकी खास बात है। अच्छा, ये कहानी है, ओके, चलिए ये नोट कर लीजिए। ठीक है जी, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है जो पेपर में रिपीट होता है, तो इसे जरूर याद रखें। चलिए, यहां तक की बातचीत में कोई दिक्कत बच्चे नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिख लो जी। तो जितने सरकारी वाले बच्चे बैठे हुए हैं उनको एक बात बता दीजिए, मैं खुद सरकारी से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है जी, लग रहा है ना आपको समझदार, समझदार इंसान हो आप फिर। चलिए जी, वो लिख लिया, बता रहे आपको कहाँ चलना है, चलेंगे? अच्छा, अभी नहीं लिखा आपने, चलिए लीजिए। ठीक है जी, इस नोट को जरूर याद रखें जी, पेपर में जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस बनते हैं मैं सारे आपको समझाता चलूंगा साथ के साथ, तो उन पॉइंट्स को जरूर मेंशन कर ले ताकि जब रिवीजन करें आप तो उस टाइम पे क्विक रिवीजन हो जाए जी आपकी। ठीक है जी, चलिए बातों को लेके चलते, आप लिख लिया होगा आपने। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बातों को लेके चलते हैं जी नेक्स्ट लेवल पे। आ जाइए जी, लास्ट टॉपिक क्या है न्यूट्रिशन का, जिसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए जी, अगर हम बात करें इस होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, तो कहता है जी ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बॉडी के अंदर लेता है और उसके बाद सॉलिड फॉर्म में, याद ना, सॉलिड फॉर्म में। तो कहता है जी जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड फॉर्म में फूड को बॉडी के अंदर लेता है, उसके बाद बॉडी के अंदर उसे डाइजेस्ट करता है और उसके बाद उसे एब्जॉर्ब करता है। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये जनरली किस में देखने को मिलता है? ह्यूमंस में, प्लांट्स में नहीं, ह्यूमंस में। प्लांट खाना खाएगा? दे दो ऐसे दूर से, खा ले भाई, नहीं खाएगा, कहता नहीं खाऊंगा मैं, खाना नहीं खाऊंगा। चलिए जी, तो कहते हैं जी अगर हम बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, तो आप ये कह सकते हो जी इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ 2 घंटे in which an organism in which an organism obtain its food in solid form and then digest it inside the body। ठीक है जी, और इसका बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है जी हमारे पास, जिसे हम कहते हैं ह्यूमंस।
और एनिमल्स भी, ठीक है, ह्यूमंस टू एनिमल्स, जिसे हम जानवर कहते हैं। हम्म, क्या हो सकता है? अमीबा, बहुत बढ़िया। अमीबा क्या करता है बच्चे? बिल्कुल हो सकता है, अमीबा भी हो सकता है, बट अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन, ये मल्टी सेलुलर की बातचीत हो रही है, ठीक है, बट वो भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, वो भी हो सकता है जी। ठीक है जी, चलिए, यहाँ तक बातचीत समझ में आ गई जी हमें, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे जी। सबसे पहला जो टाइप था हमारे पास न्यूट्रिशन का, हमने न्यूट्रिशन के टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। अब जो हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, तो अब हम डिस्कस करेंगे जी किसके बारे में? तो जो हमारे पास चार मेन टॉपिक हैं, एक न्यूट्रिशन, एक रेस्पिरेशन, एक ट्रांसपोर्टेशन और एक एक्सक्रीशन। ये जो चार टॉपिक है, इन चारों टॉपिक को जनरली हमें तीन तीन पार्ट में डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूट्रिशन के बारे में, तो वो हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फिर न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ऐसे हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो जनरली हर एक टॉपिक को कम से कम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहानी को किसके साथ? न्यूट्रिशन के साथ, और डिस्कस करेंगे जी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बातचीत को लेके चलते हैं जी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के साथ। तो हेडिंग डालेंगे जी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए, तो आप सभी के साथ, है ना, सबका साथ और सबका विकास करते हैं। आइए जी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात कर लेते हैं। चलिए, मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन, कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे करते हैं जी? प्लांट्स जो है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? प्लांट्स अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन क्लास, जरा बताइए, प्लांट्स जो है अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। अच्छा, चलिए, अब जरा कोई और बताइए मुझे ऑनलाइन क्लास से, कि जी ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कोई और बच्चा बताएगा मुझे? हाँ जी, कोई और बच्चा मुझे बताइए ऑनलाइन क्लास से जी, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फिर कहानी को लेके चलेंगे जी आगे। हाँ जी, जागते रहिए। चलिए जी, बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत, ये सब आप सभी ने सिक्स सेवन्थ क्लास में पढ़ लिया होगा, लेकिन आपके पास डायलॉग सर उस टाइम तो कोरोना था। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, मजा नहीं आ रहा। लीजिए, चलिए, तो हम बात करें जी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है वो कौन सी प्रोसेस से होता है जी? वो होता है फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस, तो आप सभी ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जी फोटोसिंथेसिस। फोर्स तो दिख ही रहा है, ऑलरेडी दिखा दिया है वैसे तो। ठीक है, यहाँ से हटा के इसको नीचे लगा देते हैं तो ज़्यादा बेटर दिखेगा, जैसे मैंने बनाया है। जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे तुम भी बनाओ। हम्म। हम्म। जल्दी बनाओ, ऐसे नहीं। हाँ। 3 घंटे तक यही नहीं बनाने नहीं मारूंगा। अरे 3 घंटे की क्लास है तो ये डायग्राम ही बनाते रहेंगे। हैं? देखो, तुम अलग अलग भी बना सकते हो, मेरी तरीका जरूरी नहीं है कि एक के ऊपर एक बनाओ। मैंने तो इसलिए बना दिया कि भाई मेरे को दिखाना है इसके कंपैरिजन में ये हो गया है। ठीक है ना? तुम ऐसे भी बना सकते हो कि इधर क्यूब बना लेना, ठीक है, इधर ये सिंपल क्यूब बना लो ऐसे। ये लो। अरे जिसका नहीं बना है तो अभी बना लेगा, पहले ये बना लो सिंपल क्यूब, ठीक है, फिर बगल में ये वाला क्यूब बना लो, उसके बगल में। ठीक है, ऐसे करके ये वाला क्यूब बना लो। ठीक है ना? तुम ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को यहाँ पर। ठीक है ना?
ऐसे ही बना है, चलो बढ़िया है, ठीक है ना। ये थीटा दिखा देना, यहाँ पे फोर्स एफ दिखा देना, ये लो, ठीक है। अगर वह ये नहीं बन रहा साफ सुथरा तो ऐसे बना लो अलग अलग, ठीक है। हम्म, यहाँ पे एल लेंथ दिखा देना, स्लैंट लेंथ भी यहाँ पर एल ही है, एल में कोई चेंज नहीं आया। अब देखो कहने का मतलब क्या है, फोर्स किस तरीके से लगाया गया है। कोई मोटी बुक है यहाँ पे, भारी मोटी सी, उसमें बढ़िया दिखेगा भी तुमको। अरे और मोटी नहीं, वो होगी ही नहीं वैसे, रुक जाओ, चलो इससे देखते हैं, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिख जाएगा, थोड़ा बहुत तो तुम्हें दिख ही जाएगा, हाँ दिख जाएगा, काम चल जाएगा। हाँ बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। जैसे हमारे पास मान लो ये बुक है, ठीक है ना। अब इसमें फोर्स, एक फोर्स था कि नीचे सीधा ऐसे लगाते पूरी इधर खिसकती, और एक फोर्स इधर लगाते तो ये कहीं नहीं जाती, जो पहले वाला फोर्स था, ठीक है ना। अब ने क्या किया, फोर्स एग्जैक्टली इस सरफेस पे ना लगा के, या ये कह लो कि यहाँ पर पूरी सरफेस पे ना लगा के, सेंटर पे ना लगा के, ये क्या लगाया है, सिर्फ टॉप मोस्ट सरफेस पे। जब टॉप मोस्ट सरफेस पे लगाया है तो भाई नीचे पे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। जैसे देखो अब इसमें मैं यहाँ पे सिर्फ टॉप मोस्ट पे लगाऊंगा तो ये क्या होगा, थोड़ा सा तुम्हें पेज यहाँ पर आगे की तरफ बेंड होते हुए दिख रहे हैं कि ऊपर वाली सरफेस आगे आ गई और नीचे वाली वहीं पे ही रह गई, ठीक है ना। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी, कि जब फोर्स लगाया गया है टेंजेंशियल पैरेलल टू द सरफेस, इस केस में फोर्स कैसे लगाया गया है, टेंजेंशियल यानी कि पैरेलल टू द सरफेस, तो जो डिफॉर्मेशन आया वो आया किसका, सरफेस का ही डिफॉर्मेशन आया, कि सरफेस अपनी ओरिजिनल पोजीशन से खिसक गई, और कितनी खिसकी है, तो वो है थीटा एंगल। तो ये जो डिफॉर्मेशन आया जिस फोर्स की वजह से, ठीक है ना, उस फोर्स का रेशियो विद क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बनेगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन, लिख लो फटाफट, फिर लिखवाऊंगा अब। When a deforming force, डायग्राम तो बना ही लिया ना, when a deforming force acts tangentially, when a deforming force acts tangentially to the surface of a body, when a deforming force acts tangentially to the surface of a body, it produces change in the shape of the body, it produces change in the shape of a body अब आ रही है मेरी, अरे वाह जादू, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलिए तो मैंने यहाँ आपके सामने बोर्ड पे क्या लिखा है जी, एक तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखी है और साथ ही साथ ये रिएक्शन मेंशन कर रखी है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होती है। अब जरा ध्यान सुनेंगे जी भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, एक्सरसाइज में आप जब देखेंगे तो आई थिंक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 है ये। चलिए यहाँ देखेंगे जी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है, ये जो रिएक्शन है आपके पास, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर आपने क्या क्या चीजें इंक्लूड की है जी, ये 4 चीजें। तो ये आपके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल, और आप shear स्ट्रेस। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं हम, अगला हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जिसको कहते हैं, या हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोल सकते हो, या फिर बल्क स्ट्रेस बोल सकते हो, ठीक है ना, एक ही बात है। सबसे कॉमन नेम यूज होता है बल्क स्ट्रेस। डाल दिया इसमें, मतलब सेल लगा दिया है, अब ये चल जाएगी, ठीक है जी। चलिए सेल लगा दी बच्चे, अब आवाज आ रही है हमारी, हाँ जी चलिए अच्छी बात है, गायब हो जाते हैं कभी कभी थोड़ा सा, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए जी, चलिए तो हम जो डिस्कस कर रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे जी ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के बारे में, और मैंने बोला जी इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हमने क्या क्या चीज यूज की है, CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो ये चारों चीजें हमने यूज की और हमें मिला क्या है जी, मिला है ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, प्लस में साथ ही साथ क्या मिल गया जी हमें, CO2। तो ये हमारे लिए क्या हो गया जी, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया जी,
C6H12O6, तो ये हमारे लिए क्या बन गया जी, प्रोडक्ट। और ये हमने क्या यूज किया जी, रॉ मटेरियल, ठीक है, जिसे हम रिएक्टेंट भी कह देते हैं। तो ध्यान रखिए आपके एनसीईआरटी में मेंशन है क्वेश्चन, अगर आप एनसीईआरटी को साथ लेके बैठे तो उसमें क्वेश्चन देखिए जी, एक्सरसाइज में आ जाइए एक बार, हाँ जी निकालिए जरा, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एक्सरसाइज देखिए जी, चैप्टर के सबसे लास्ट में, चैप्टर 6, लाइफ प्रोसेस। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी तो उसमें चैप्टर 5 होगा, ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर 6 होगा। क्वेश्चन चेक कीजिए एक बार, मिल गया जी आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट आर द नेसेसरी, देखो 7 क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट बाय प्रोडक्ट। कह रहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए आपको क्या क्या चीजें देनी पड़ेंगी जी, आपको देना पड़ेगा CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। और बाय प्रोडक्ट क्या बनेंगे जी, C6H12O6 प्लस में O2, ठीक है जी। तो याद रखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका खत्म हो गया जी साथ के साथ, इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं जी, ठीक है। आ जाइए जी, नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं बातचीत को और आगे बढ़ जाते हैं जी, चलिए। तो ये लीजिए जी, एक और सवाल जो हमारे मन में आ रहा है आपसे पूछ लेते हैं, लीजिए एक बार मैं रिएक्शन दोबारा सामने लिखता हूँ जी बोर्ड पे। जो रिएक्शन थी हमारे पास, रिएक्शन क्या थी जरा बताएंगे, क्या थी जी, 6CO2 प्लस 6H2O, साथ में क्लोरोफिल और साथ में जी सनलाइट, और क्या बन गया, O6, है ना जी, C6H12O6 प्लस में 6O2, ठीक है जी। ये हमारे पास रिएक्शन थी जी किसकी, फोटोसिंथेसिस की। अब मेरा आप सभी से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा मुझे एक बात बताइए, ये जो रिएक्शन चल रही है क्या ये एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। कहता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, क्या ये एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है जी, तो जी नहीं। अब होता क्या, जरा ध्यान सुनेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी हमारे पास ये जो CO2 है इससे क्या बनता है, H2O से क्या बनता है, इस क्लोरोफिल और इस सनलाइट का काम क्या है जी, ये डिस्कस करेंगे हम, ठीक है जी। और उसके बाद ये जब ये तीनों चीजें हमें डिस्कस हो जाएंगी तो हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि जी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कितने स्टेप में होती है, जो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा आता है। पेपर में क्वेश्चन ये पूछा था जी कि राइट डाउन ऑल द स्टेप्स विच आर इंक्लूडेड या विच अकर ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस, वो सारे स्टेप्स बताइए जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं, ठीक है जी। तो अब हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है इसमें क्या चीज या कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्टेप्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। चलिए जी, तो आप सभी के लिए बहुत प्यारे से 3 स्टेप लिखूंगा जी, जो बिल्कुल जैसे डांस करते हैं ना वैसे स्टेप है। डांस के स्टेप ये समझ लीजिए। सबसे पहला स्टेप, हाँ शाबाश, सबसे पहला स्टेप क्या जाए, ध्यान सुनेंगे। कहते हैं जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल की बहुत खास बात क्या है सुनेंगे जी। कहते हैं ये क्लोरोफिल क्या करता है, इसका सबसे पहला काम होता है कि ये लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है जी। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा जी, एब्जॉर्ब करने के बाद अब क्या होगा, ध्यान सुनेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये CO2 H2O जब इनको कंबाइन करेंगे तो ग्लूकोज बनेगा, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, फिजिकल या केमिकल। ये तो आपने पढ़ा होगा जी, किस टाइप की रिएक्शन है, फिजिकल या केमिकल। अगर ये केमिकल टाइप की रिएक्शन तो जाहिर सी बात है इस रिएक्शन को करने के लिए आपको कौन सी एनर्जी चाहिए, केमिकल एनर्जी चाहिए। तो जाहिर सी बात है प्लांट्स ने क्या, सबसे पहले जो क्लोरोफिल था उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे हम किसमें बदलेंगे, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि हमें यहाँ कौन सी रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी।
सबसे पहला काम इसका यही होता है कि ये क्या करता है, तो ये जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो इट एब्जॉर्ब, सॉरी इट कहाँ से आ गया ये, अरे अभी तो कुछ लिखा भी नहीं है हमने। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी into absorb light energy and convert into chemical energy। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जी हमारे पास जो लाइट एनर्जी है उसे हम एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है उसका यूज करके हम इस हैवी को कैरी आउट कर सके। ठीक है जी, चलिए पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है जी, सेकंड स्टेप में जो हमारे पास केमिकल एनर्जी बनी है, इस केमिकल एनर्जी की हेल्प से हम इस वाटर को ब्रेक करते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा जी वाटर मॉलिक्यूल बना किससे होता है, कौन सी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही दो गैसेस होती हैं। अच्छा चलिए जरा मुझे एक बात बताइए, जब हम वाटर को ब्रेक करते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो किस टाइप का डिकम्पोजिशन था। तो अब हम बात कर रहे थे कि जी वाटर का जब हम ब्रेक डाउन करते हैं इस रिएक्शन के अंदर तो दो गैसेस बनती है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। और ये जो गैस यहाँ बन रही है यही वो ऑक्सीजन गैस है जो वाटर के स्प्लिटिंग से बनती है। तो इस केस में क्या होता है, ध्यान सुनेंगे, सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर splitting of water into hydrogen and ऑक्सीजन गैस। और जरा ध्यान सुनेंगे जी, सेकंड लाइन को बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ये बहुत ही जरूरी लाइन है जी। जो सेकंड लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी तो 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे बोर्ड के पेपर में, अब वो भी एमसीक्यू की फॉर्म। क्वेश्चन क्या पूछता है कि द ऑक्सीजन गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कम्स फ्रॉम, कह रहा है जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो बन रही है ऑक्सीजन गैस, वो कहां से आती है। ऑप्शन होता है जी CO2 एटमॉस्फेयर में, ऑप्शन होता है CO2, कार्बोहाइड्रेट, H2O और नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन में दोबारा सुन लो, मैंने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है ये कहां से आती है। ऑप्शन में है CO2, H2O, ग्लूकोज या नन ऑफ द अबव। दोबारा सुन लो, मैंने क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ये बोला है मैंने कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है ये कहां से आती है। ऑप्शन आता है जी, एक ऑप्शन में एयर, बी में CO2, सी में H2O या डी में C6H12O6। तो बताइए जो ऑक्सीजन बन रही है ये कहां से बन रही है, H2O से तो बन रही है जी फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो जब वाटर स्प्लिट होता है तो कौन सी गैस बनती है जी, ऑक्सीजन गैस। तो याद रखेंगे जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है जी पेपर में। ठीक है, तो अभी तक हमें 2 बातें समझ में आई, क्या कि H2O से क्या बन गया, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल से क्या हो गया सल, अब बच क्या गया CO2, तो अब CO2 से क्या बनेगा, ग्लूकोज। यानी फाइनली थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो CO2 है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो इसकी एक फॉर्म क्या है, ग्लूकोज। तो थर्ड और लास्ट स्टेप क्या होता है इसके अंदर जी, थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप क्या है, जो CO2 है, CO2 इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसमें 3 ही स्टेप होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों ही स्टेप से आप क्वेश्चन में पूछाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा आता है, राइट डाउन द स्टेप्स
विच अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तीनों स्टेप लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि जो वाटर प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट कम्स फ्रॉम, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तीसरा और प्यारा सा क्वेश्चन ये पूछा था जी आपसे कि जो तीन रिएक्शन है, ये तीनों ही रिएक्शन किस में हो रही है जी? फोटोसिंथेसिस में। अब क्वेश्चन ये आता है जी क्या ये तीनों ही प्रोसेस हर एक प्लांट में सेम होती है? होंगी, सेम होंगी। तो क्या इनका सीक्वेंस सेम होगा? सेम होगा या अलग होगा? सेम होगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लास बच्चे, इनका कहना है कि ये तीनों ही सीक्वेंस जो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे ये तीनों ही, और इनके अकॉर्डिंग ये तीनों ही सीक्वेंस सेम पैटर्न में होंगे, सेम ऑर्डर में होंगे। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये तीनों ही सीक्वेंस हर एक प्लांट्स में सेम होते हैं? ऑनलाइन क्लास बताइए जरा, मतलब क्या ये तीनों जो प्रोसेस है सभी में सेम सीक्वेंस में होते हैं, सीक्वेंस इनका अलग होता है जी? तो बिल्कुल सही है, ध्यान सुनेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार का कि क्या सभी प्लांट्स में ये ऑर्डर सेम रहता है? जी नहीं, ऑर्डर चेंज हो सकता है। कहता है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं हमारे पास जिन्हें हम क्या कहते हैं? डेजर्ट प्लांट या जीरोफिटिक प्लांट्स भी कह देते हैं कभी कभी हम, ठीक है? अरे अरे उठा लो फोन। हाँ जी बोलिए। अच्छा बच्चे, हर्षिता बच्चे कौन है ये बच्चे? माइक ऑफ कर लीजिए आप, ठीक है जी? हर्षिता बच्चे आप माइक ऑफ कर ले, ठीक है? वैसे बच्चे बच्चे का माइक तो ऑफ ही है, ये तो अभी ऑन किया बच्चे, माइक ऑफ कर ले अपना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, चलिए जी। तो अब हम बात करेंगे, कहते हैं जो तीन सीक्वेंस है ये सभी प्लांट्स में होंगे, बट सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है जी? तो एक बात और याद रखेंगे क्या कि ये जो तीनों ही सीक्वेंस है हमारे पास, ये जो तीन सीक्वेंस है, these sequences may occur in different order, in different order। ये जो सीक्वेंसेस है ये डिफरेंट ऑर्डर में हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं कि ये तीनों ही सीक्वेंस सेम ऑर्डर में हो, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी? ऑर्डर कुछ भी हो सकता है हमारे पास। चलिए अब जरा ध्यान सुनेंगे जी, यहां तक की बातचीत में अगर किसी को कोई डाउट हो तो जी पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है? और इंपॉर्टेंट बात, कहता है जो प्लांट्स फूड सिंथेसाइज करता है, क्या जो प्लांट जो फूड सिंथेसाइज करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? प्लांट्स जो फूड यहाँ सिंथेसाइज करे जी, प्लांट्स ने ग्लूकोज बनाया, उस ग्लूकोज को प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं जी? स्टार्च की फॉर्म में जी। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कहता है जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनेंगे। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, इन्होंने जो ग्लूकोज बनाया, जो कार्बोहाइड्रेट बनाया यहाँ पे, उसे क्या करेंगे जी? प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं जी? स्टार्च की फॉर्म में। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जी प्लांट्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है? पत्तियों में, कहाँ पे? टोमेटा में। चलिए टोमेटा में तो होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल बताइए जहां होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, हाँ जी, वो पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल बताइए जहां पे होता है। क्लोरोप्लास्ट, देख लिया बुक के अंदर। चलिए जरा ध्यान सुनेंगे, कहता प्लांट्स के पास जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो बहुत ही खूबसूरत जगह होता है जी, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखेंगे, तो जी क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है विच कंटेन क्लोरोफिल। इट इज अ सेल ऑर्गेनल विच कंटेन क्लोरोफिल, जिसके पास क्या मिलेगा जी? आपका क्लोरोफिल मिलेगा। हो नहीं चलेंगे? अरे आप नहीं चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए।
कहता है इट इज अ सेल ऑर्गेनेल विच कंटेन क्लोरोफिल, जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। अच्छा जी, उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अच्छा चलिए, एक एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं जी मैं, ठीक है जी, जरा मुझे बताइए एक बार, जो क्लोरोफिल है, ठीक है जी, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है जी, और इसका काम क्या है जी, क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, और जो फूड बनता है, जो फूड बनता है वो किस फॉर्म में बनता है जी, स्टार्च की फॉर्म में। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन क्या है, कहता है जो स्टार्च है हमारे पास, ये रिएक्शन करता है जी किसके साथ, आयोडीन के साथ, किसके साथ, कैसी रिएक्शन शो करता है, कलर क्या देता है, हाँ जी बताइए, है ग्रीन। अच्छा, हाँ जी बच्चे आप बताइए ऑनलाइन क्लास में से, जो स्टार्च है जब यह आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो जी कैसा कलर देता है, ब्राउन। अच्छा, ब्लैक, बच्चे ब्लैक कलर तो आई थिंक इसी का होता है, इस आयोडीन का। चलिए ध्यान सुनेंगे, वाइट, नेवी ब्लू, हाँ ब्लू, पिंक हो सकता है, अच्छा कुछ ही मान लें। चलिए यहाँ आ जाइए जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो स्टार्च है, स्टार्च के साथ आयोडीन रिएक्ट करता है और कलर कैसा देता है जी, याद रखेंगे, स्टार्च प्लस आयोडीन, जो कॉम्प्लेक्स बनता है तो इससे कलर होता है जी डार्क ब्लू कह लीजिए आप, ठीक है, या फिर जनरली कभी कभी ब्लैक भी हो जाता है, बट डार्क ब्लू कलर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डार्क ब्लू ही लिखें आप। कहता है स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके कैसा कलर देता है जी आपको, डार्क ब्लू, ठीक है जी, यहां तक की बातचीत क्लियर है। अच्छा जी,